लर्नर्स, आज हमारे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है। उसके एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है, यानी कि एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, उसके अक्ष पर हमें चुंबकीय क्षेत्र को निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले एक सर्कुलर कॉइल को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और ये इसका सेंटर हो गया, इसका रेडियस हो गया कैपिटल आर। माना इस पे आई एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। ध्यान रखिएगा, ये जो सर्कल है आपका ऐसा ना होके इस तरीके से है। जो सर्कल मान लीजिए ऐसा होगा, ऐसा नहीं बल्कि ऐसे है। देखिए मान लीजिए आपका सर्कल है, तो ये जो सर्कल हमने इस तरीके से ड्रॉ नहीं किया है, इस तरीके से ड्रॉ किया है, ठीक है। जो कॉइल है आपकी इस तरीके से ड्रॉ की गई, इसीलिए ओवल शेप की आपको दिख रही है। फिर एक एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। इसकी एक्सिस को हमने ड्रॉ कर दिया, इसको मान लिया आपका पॉइंट पी, और पॉइंट पी के सेंटर से दूरी को एक्स सपोज कर लिया, ठीक है। अब हमें इस कॉइल के कारण इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। ये पी पॉइंट आपका एक्सिस पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस कॉइल में, इस सर्कुलर कॉइल में एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे डीएल। उसके कारण पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे, ठीक है। तो कंसीडर करते हैं, ये आपका डीएल है, ठीक है। फिर डीएल को आप पी पॉइंट से जोड़ दीजिए, इसको मान लीजिए आप स्मॉल आर, ठीक है। और इस एंगल को हम मान लेते हैं फाई, ठीक है। तो इस डीएल के कारण, इस स्मॉल एलिमेंट डीएल के कारण पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बायो सेवर्ट लॉ से निकालेंगे, जो कि क्या था, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जो थीटा है यहाँ 90 डिग्री होगा। क्यों होगा अभी मैं आगे आपको बताऊंगी, पहले इतना लिख लीजिए। तो थीटा की वैल्यू यहाँ 90 डिग्री पुट करेंगे, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए और ये हो जाएगा डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 की वैल्यू 1 होती है अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एक स्मॉल सा एलिमेंट डीएल के कारण इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब आपको पूरे कॉइल के कारण निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पॉइंट पी पे इस डीएल के कारण जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, ठीक है। अब उसको यहाँ पी पॉइंट पे हम डायरेक्शन को पता करेंगे। लेकिन डायरेक्शन को पता करने से पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री मैंने आपको क्यों लिखाया। देखिए ये जो कॉइल है इसमें जो डीएल है वो इस तरीके से है, और आई का डायरेक्शन बोर्ड के अंदर की तरफ है, क्योंकि ये आपका सर्किल ऐसे है ना, मैंने आपको बताया, तो अंदर की तरफ है। अगर ये आपका जो डीएल है ये पार्ट हो गया छोटा सा, ये आपका आर ऐसे हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपका 90 ही होगा। इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेती हूँ। देखिए क्या होता है, आप आगे बढ़ जाते हैं, क्लास 12 भी आपने पास कर लिया, ठीक है, आपने याद कर लिया कि 90 डिग्री होता है। लेकिन जब हम हायर स्टडीज़ में जाते हैं तो हमें वहाँ दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते। इसलिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए, ताकि आपको हायर स्टडीज़ में इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स में आप उलझ के ना रह जाएँ, ठीक है। तो सपोज़ ये देखिए, ये मैंने कुछ बनाया है, ये एक्स है, नीचे वाली लाइन आपकी एक्स, ठीक है। ये स्मॉल आर आपकी ये वाली लाइन हो गई, ये आपका सर्किल हो गया। ये ऐसा सर्किल है जो ये मैंने, ये क्योंकि 2 डायमेंशनल है इसलिए इसी तरीके से बनेगा। ये आपका 3 डायमेंशनल है, तो यहाँ पे आपने देखा ये सर्किल आपका इस तरीके से है, और करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। इस डायरेक्शन में आपका फ्लो कर रहा है, देखिए इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब मैं ये सपोज ये डी एल है, कोई छोटा सा एलिमेंट इस सर्किल में कंसिडर करती हूँ डी एल, ठीक है। ये डी एल देखा आपने, ये डी एल हो गया, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया सर्किल के कंपेरेटिव, पर इमेजिन कर लीजिए कि आपका डीएल है और सर्किल इससे बड़ा है, ठीक है। तो देखिए डीएल और आर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ये देखिए कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ये इधर से लीजिए चाहे इधर से करिए, दोनों ही जगह से देखिए 90 डिग्री बन रहा है। एक जगह से 90 डिग्री होगा तो दूसरी जगह भी 90 डिग्री होगा, कि 180 माइनस 90 क्या हुआ आपका 90। तो आप चाहे इधर से लीजिए चाहे इधर से लीजिए, एंगल आपका 90 डिग्री ही होगा। तो देखिए ये आपका डीएल हो गया, ये आपका आर हो गया। तो डीएल और आर के बीच में देखिए कौन सा एंगल बन रहा है आपका
90 का बन रहा है। तो उसी तरीके से आप इसको ऐसे लीजिए, चाहे ऐसे लीजिए, चाहे ऐसे लीजिए, चाहे इसको कैसे भी घुमाइए, डीएल को आप यहाँ 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 कहीं भी लीजिए, तो डीएल और आर के बीच में हर कंडीशन में जो एंगल बनेगा वो आपका 90 ही होगा, कुछ और एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये यहाँ क्लियर हो गया पॉइंट। अब ये तो हमने एक स्मॉल से सेक्शन के कारण यहाँ पे निकाला, फिर हमें यहाँ डायरेक्शन भी देखेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड की कि क्या हो रही है। तो यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे देखेंगे, ये आपका इस तरीके से करिए आप, ये आपका करंट हो गया, कैसे करेंगे, ये आपका ये इस तरीके से करिए। ठीक है, ये आपका जो करंट है, क्योंकि आपका इस तरीके से सर्किल, तो ये अंदर की तरफ ये वाला जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, वो आपके बोर्ड के अंदर की तरफ का है। ये पाम आपका आर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से देखिए। आप पी पॉइंट पे देखिए, फिंगर को कर्ल कीजिए, मोड़िए, तो फिंगर को मोड़ने पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पी पॉइंट पे डीएल के कारण इस तरीके से है। उसी तरीके से जैसे ये डीएल था, आप इसी ये जो डायमीटर है पूरा अगर आप जोड़ देंगे तो ये आपका इस सर्किल का डायमीटर आ जाएगा। तो डायमीटर का एक एंड ये डीएल हो गया, दूसरा एंड भी यही डीएल कंसीडर करिए। ठीक है, फिर इसी तरीके से इसको आप लाइन को ज्वाइन कर दीजिए जैसे हमने ऊपर किया। तो ये भी आर हो गई, स्मॉल आर, ये डिस्टेंस भी आपकी कैपिटल आर हो गई, लिखने की जरूरत नहीं अभी। और ये एंगल भी आपका फाई हो गया। क्यों? क्योंकि अगर ये एंगल फाई है तो नीचे वाला एंगल भी फाई होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो डी बी होगा ये आर पे परपेंडिकुलर होगा। ये मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था कि जो डी बी होता है वो आर के भी और डी एल के भी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यानी डी बी अगर आर के परपेंडिकुलर है तो आपका नेक्स्ट दूसरी फिगर बना के मैं समझाऊंगी इस चीज़ को। तो आपको क्या करना है, आपको ये एंगल आप कैसे निकालोगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमें क्यों चाहिए, तो उसका रीज़न ये है। आप इसको इस तरीके से करिए, पहले यहाँ एक लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, देखिए ये डी बी इस डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था, उसी तरीके से इस डीएल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा डीबी का वो ऐसा होगा। ठीक है, वो ऐसा होगा। ये डीबी का डायरेक्शन जो है वो इस डीएल के कारण है, ये वाला डीबी इस डीएल के कारण है, ध्यान रखिएगा। अब हमें ये एंगल चाहिए, इस एंगल के लिए पहले हमें ये एंगल पता होना चाहिए। तो ये एंगल कैसे निकलेगा उसके लिए मैं अलग से फिगर ड्रॉ करती हूँ, यहाँ समझने की कोशिश करिए, वहाँ ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा सेम फिगर में। तो ये आपका डीबी हो गया, एक डीबी आपका ये हो गया, ये एंगल इधर आपका फाई बन रहा है, ये एंगल इधर आपका, ये एंगल ऐसे आपका फाई बन रहा है। ठीक है, कोई डाउट? ये आपका डीबी है, ये भी आपका डीबी है। अब देखिए हम कह रहे हैं कि ये एंगल भी हमारा फाई ही होगा। अभी हम कैसे कह रहे हैं कि एंगल हमारा फाई होगा, तो उसके लिए देखिए आपका जो ये आर है, ये आर और ये डीबी, ये 90 होगा, इनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 होगा। इस आर और इस डीबी के बीच का जो एंगल बनेगा वो आपका 90 होगा, यानी कि इतना पूरा एंगल आपका 90 है। क्यों है, मैंने आपको बता दिया कि डीबी आर के भी और डीएल के भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये एंगल आपको पूरा कितना मिल गया, 90। अगर ये 90 मिल गया तो ये एंगल आप पता कर सकते हो, ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस 5 प्लस 5, तो ये एंगल आपके पास आ जाएगा 90 माइनस 25। ये एंगल आपको मिल गया है। अब ये एंगल कैसे पता करेंगे आप, इस एंगल को पता करने के लिए ये देखिए, ये आपकी जो ये एक्स वाली लाइन है और ये जो ये नीचे वाली लाइन है पी से, तो ये एंगल भी तो आपका 90 डिग्री का बन रहा है, इनके बीच में भी तो एंगल आपका 90 का है। तो ये पूरा आपका 90 है, 5 प्लस 90 माइनस 25 प्लस ये वाला एंगल 90 के बराबर होना चाहिए। लिखिए ये पूरा 90 है आपका, तो 90 किस किस के बराबर होना चाहिए, 5 प्लस 90 माइनस 25 प्लस ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल हमें पता नहीं है, इस एंगल को सपोज y मान लेते हैं, तो ये हो गया प्लस y। अब इसको सॉल्व कीजिए, 90 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा आपका, y इक्वल्स टू 5 माइनस 25 माइनस 5 होगा, 5 उधर जाएगा तो आपका वहाँ पॉजिटिव में हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 5। तो अब आपको समझ में आया कि यहाँ एंगल 5 कैसा हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ दो 90 डिग्री का एंगल बन रहे हैं, एक आपका आर और डीबी के बीच बनेगा। देखिए आर और डीबी के बीच का आपका ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। उसकी हेल्प से आप
इस वाले एंगल को निकालोगे, ठीक है। फिर आपका एक और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये x है, ये p है, इन दोनों लाइंस के बीच में आपका 90 डिग्री का बन रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। और इसके हेल्प से आप ये वाला फाई तब निकालोगे, ठीक है। तो ये फाई है, उसी तरीके से आपका ये एंगल भी फाई हो जाएगा। अब हम db वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट पे। तो यहाँ हो जाएगा आपका db cos फाई, और इसका यहाँ ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका db sin फाई, ठीक है। उसी तरीके से db को देखिए, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा इसका db cos फाई, और db का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, x को इधर लिख लेते हैं, हो जाएगा db sin फाई। तो आपने देखा db को रिजॉल्व किया तो ये db cos फाई इधर आ गया, db sin फाई एक इसकी वजह से है, ये db का जो रिजॉल्व किया तो db cos फाई एक इधर आ गया, इस db का जो db sin फाई है वो इधर की तरफ आ गया, ठीक है। तो ये db sin फाई एक db की वजह से है और एक दूसरा आपका इस db की वजह से है। अब देखिए db cos फाई एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में ऑपोजिट है, तो ये एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर लेंगे। तो db cos फाई आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपके पास db sin फाई प्लस db sin फाई। तो आप ये सोच सकते हो कि अब जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे उसमें 2db sin फाई करेंगे, ऐसा हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ तो हमारे पास 2 dl की वजह से 2db sin फाई आया। इस तरीके से सिर्फ ये 2 dl ही थोड़ा नहीं है, आपने पूरे सर्किल का अभी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पूरे सर्किल के कारण पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जब आप dl इधर कंसीडर करेंगे तो एक इसका इसके डायमीटर का, ये देखिए मान लीजिए डायमीटर होगा तो एक एंड इसका ये हो गया, एक एंड इसका ये हो गया। अब इसके कारण भी तो db cos फाई और db sin फाई होगा, इसके कारण भी db cos फाई db sin फाई होगा, दोनों के कारण होगा। तो दोनों के में क्या होगा, db cos फाई कैंसिल हो जाएगा, इनमें भी क्या बचेगा आपका db sin फाई, तो वहाँ भी 2 db sin फाई हो गए। इसी तरीके से यहाँ जब सभी dl को आप लोगे तो सबके db sin फाई को आपको ऐड करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ सिर्फ 2 db sin फाई नहीं है, यहाँ पूरे जब आप dl यहाँ 2 कंसीडर किया है और भी करोगे जब, तो पूरे सर्किल के लिए जब आप करोगे तो आपको सारे के सारे db sin फाई को जोड़ना पड़ेगा। सब जगह db cos फाई आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका सिर्फ db sin फाई प्लस db sin फाई प्लस db sin फाई। तो वो आप कैसे निकालोगे, उन सबको ऐड कैसे करोगे? तो उसका तरीका ये है कि आप एक db sin फाई को इंटीग्रेट कर दीजिए, सारे के सारे एलिमेंट के कारण db sin फाई आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, अब इसको मिटा दें, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, इसको लिख लेते हैं db इक्वल्स टू μ0/4π/IDL/r², ठीक है। तो जो अब मैग्नेटिक फील्ड हमें पूरे कॉइल के कारण इस पॉइंट P पे जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो कैसे मिलेगा, एक db sin फाई को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे कॉइल के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पे मिल जाएगा, क्योंकि जो अब बच रहा है कंपोनेंट वो सिर्फ db sin फाई है, ठीक है। और सभी db sin फाई को ऐड करने का तरीका क्या है कि एक db sin फाई को इंटीग्रेट कर दो, सभी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये db की वैल्यू हमने लिखी है यहाँ μ0/4π/IDL/r² इंटू साइन फाई। फिर यहाँ देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में साइन फाई, ये इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए साइन फाई की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। तो साइन फाई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करिए, ऊपर मिटा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका b इक्वल्स टू इंटीग्रेशन μ0/4π/IDL, साइन फाई की जगह आ जाएगा आपका कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, या जगह नीचे स्मॉल r², ठीक है। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के, μ0 कांस्टेंट टर्म है, 4π कांस्टेंट टर्म है, I कांस्टेंट है, आपका r³ कांस्टेंट है, कैपिटल R कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dl। देखिए कैपिटल R तो कांस्टेंट है, आपकी रेडियस है, तो आप सर्किल में आप कोई भी dl कंसिडर करते हो एलिमेंट तो आपका r तो एज इट इज़ रहेगा, r चेंज नहीं होने वाला है। अब जो स्मॉल r है वो भी चेंज नहीं होगा, वो भी वेरिएबल नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने x को फिक्स कर दिया है,
आर आपका फिक्स है ही, तो आपका स्मॉल आर भी तो फिक्स होगा, वो थोड़ा नहीं चेंज होगा। अगर आपका स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स चेंज नहीं हो रहा है तो स्मॉल आर कैसे चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्मॉल आर पाइथागोरस थ्योरम से देखिए इन दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्मॉल आर भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी आपका बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब क्या हुआ, डीएल तो इतना पोर्शन लिया हमने, तो इस तरीके से छोटे 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 सभी डीएल को जब ऐड करेंगे तो हमें पूरे सर्किल की लेंथ मिल जाएगी। और पूरे सर्किल की लेंथ कितनी होती है, सर्कमफ्रेंस कहते हैं उसको, यानी परिधि कहते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है 2πr। सर्किल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और यहाँ हमने जो आर लिया है वो आपका क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है। तो इसको इस इक्वेशन में पुट करिए, तो b की वैल्यू आ गई μ0/4πi इंटू कैपिटल आर, नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और इस डीएल इंटीग्रेशन डीएल की जगह आ जाएगा 2πr। अब सॉल्व करिए, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, फिर और कैंसिल नहीं हो रहा है। अब लिखिए, अब b को लिखिए, b = μ0/2i, r स्क्वायर हो जाएंगे दोनों, r²/r³। अब इस r को भी कैपिटल R और स्मॉल x के टर्म में लिखिए, तो कैसे लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, r² स्मॉल r² इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R² प्लस x²। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, स्मॉल r² इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R² प्लस x²। यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल R² प्लस स्मॉल x² की पावर 1/2। अब इस r की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो अब हमें b मिलेगा μ0/2i r²। अब r लिखिए, पहले इसको लिख लेते हैं, r² प्लस x² की पावर, देखिए पावर 1/2 होगी और यहाँ पावर 3 है, तो 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का, ये स्क्वायर है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। करंट, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के कारण उसके एक्सिस पे, यानी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उसके अक्ष पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, b = μ0/2i कैपिटल r² प्लस x² होल की पावर 3/2, ठीक है। अब देखिए, इसको मिटा दें, ठीक है। अब अगर आपसे बोला जाए कि इस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो सिंपली आप n को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं आपके कॉइल में तो इसको आप n से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो तब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा r² प्लस x² की पावर 3/2। ये n नंबर ऑफ टर्न्स के केस में है, ठीक है। अब एक इसमें स्पेशल केस बनता है कि अगर ये P पॉइंट यहाँ ना होकर आपके सेंटर पे हो या सेंटर के आसपास हो, तो उस केस में x क्या होगा, आपका 0 होगा। x जब 0 होगा तो x की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में करिए, चाहे इस इक्वेशन में पुट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इस इक्वेशन में पुट करते हैं, x की वैल्यू को 0 पुट करिए, तो b की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए μ0/2i कैपिटल R², अंदर x 0 हो जाएगा, ये कैपिटल R² है, इसकी पावर भी आपकी 3/2 है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, r³ बचेगा μ0/2i r²/r³ कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा आपका μ0/2i/r। तो ये अगर आपको ध्यान होगा b = μ0/2i/r, अगर आपको ध्यान है तो एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के कारण उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो आपका यही होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। और अगर n नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो μ0/2 फिर ni/r हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी आप चेक कर सकते हो अपना फॉर्मूला, अगर ऐसा आ गया तो यानी कि आपका फॉर्मूला सही है, ठीक है। अगर बीच में कहीं आपका कुछ गड़बड़ होता है तो इस फॉर्मूले से आप वेरीफाई कर सकते हो कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। तो
तो ये आपका टॉपिक था, डेरिवेशन छोटी सी है, समझने वाली चीज़ थी यहाँ की फाई एंगल, यहाँ पे आपका फाई एंगल कैसे आया, फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपने कैसे लिया। तो आपने बुक्स में देखा होगा, कई बुक्स में जो करंट का डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज लिया है। तो ध्यान रखिएगा, तब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन या ध्यान रखना है, उसी के बेसिस पे आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी निकलेगा। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय।